नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों ने एक बार फिर से दौड़ती भागती जिंदगी में ब्रेक लगा दी है। वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालना शुरू किया है। कोरोना की पहली लहर जहां बुजुर्ग और पहले से बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर में युवा और छोटे बच्चे भी तेजी से चपेट में आ रहे हैं। चिंता की बात इसलिए भी है कि बच्चों को कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। ऐसे में खास तौर पर पेरेंट्स को इस संकट की घड़ी में खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखना होगा और अपने बच्चों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि घरों में लगातार बंद रहने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बच्चों में दिमागी तनाव भी बढ़ रहा है। तो बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को हम कैसे फिट रख सके, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माला चौधरी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर माला, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। वो हो पा रहा है क्या मुझे? डॉक्टर माला, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए तो हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फोन हम दोबारा उनको लगवा रहे हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि कोरोना की जो महामारी की दूसरी लहर है, उसमें एक खुशी की बात यह थी कि वैक्सीन आ चुकी है, लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चुनौती ये देखने को मिली कि छोटे बच्चे भी इस बार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। ऐसे में बच्चों को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं। माता पिता एक तो पहले अपने कोरोना संक्रमण को लेकर चिंतित हैं, दूसरी तरफ बच्चों की बीमारी को लेकर भी चिंतित हैं। डॉक्टर माला चौधरी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर माला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर माला, अगर इस बार की कोरोना की लहर को हम देखें, एक तो ये बहुत तेजी से ये फैली है और बहुत जल्दी संक्रमण काफी इसका बढ़ रहा है। साथ साथ छोटे बच्चे भी हमने देखा कि इस बार संक्रमित हो रहे हैं। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है मेरा। करेंगे कॉल करेंगे। आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर माला? जी, मैं पहला क्वेश्चन मैं आपका सुन पाई। छोटे बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, इसके लिए क्या सावधानी रखनी होगी? अच्छा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो दूसरी लहर है। जब आप कंटिन्यू रखें। जी, ये जो दूसरी लहर है, ये हम सबने अनुभव किया है कि लास्ट के कुछ आखिरी 15 से 20 दिनों में लोगों की संख्या जो कोरोना संक्रमित हुए हैं बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ी है। और इसमें दूसरी लहर में शिशुओं का भी जो संक्रमण होना है, ये बहुत आम बात सामने आई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिशुओं में जब कोरोना का प्रभाव होता है तो ये किन फेजेस में जाता है। तो हम नॉर्मल तरीके से इन कोरोना के जो बच्चों को प्रभावित करता है ये बीमारी, इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जब भी बच्चा किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है या ये कांटेक्ट में आने के बाद में सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि श्वास की ऊपर के भाग की इन्फेक्शन बच्चे को नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल वायरल फेज। और इस दौरान बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो बुखार का होना, सर्दी खांसी का होना, सोर थ्रोट या गले में खराश होना, कुछ बच्चों को बॉडी एक होता है, कुछ को चक्कर आना शुरू होता है। और इसी के साथ साथ बच्चा 5वें दिन से लगभग दूसरे फेज में चला जाता है। दूसरा फेज जो कि श्वास की नलियों के नीचे भाग का संक्रमण स्टार्ट जब होता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी फेज, या फेफड़ों को जब इन्वॉल्व करता है ये वायरस, हम इसको निमोनिया का फेज भी कह सकते हैं। और ये जो सेकेंड फेज है, ये 2A यानी सेकेंड फेज का A भाग और B भाग में डिवाइड किया गया है। सेकेंड फेज का A भाग जब निमोनिया होता तो है बच्चों को, मगर इसमें आमतौर पर बच्चे को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।
और इसी प्रकार आगे अगर सिवियरिटी बढ़ती जाती है, डिजीज प्रोग्रेशन होता जाता है, गंभीरता बढ़ती जाती है, तो फेज 2B जिसमें बच्चे को निमोनिया तो होता ही है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके साथ साथ में बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। और इसी प्रकार फेज 3 है जो कि नॉर्मली 10 दिन के बाद शुरू होता है, और अगर बच्चा रिकवरी के फेज में नहीं जाता है तो बच्चे का डाउनहील या डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और बच्चे को फिर ब्लड प्रेशर कम होना, रीनल फेलियर होना, या बच्चे को शॉक में जाना, और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, जिन बच्चों में हम देखते हैं कि वेंटिलेटर की आवश्यकता हो रही है, या जो बच्चे मोर्टेलिटी या मृत्यु को उनका जब आउटकम ऐसा होता है तो ये फेज 3 में ही होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे दिनों के प्रकार से हम कैसे इस कोरोना के फेज को शिशुओं में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, शुरू के 5 दिनों में फेज 1 होता है, तो 5वां दिन हमारे लिए, हम शिशु रोग विशेषज्ञों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब 5 से 7 दिनों में हमें यह मालूम होना रहता है कि बच्चा रिकवरी फेज में जाएगा या तो बच्चे को कुछ आवश्यक हमको दवाई स्टार्ट करने की जरूरत है। और इसी प्रकार 7 सैचुरेशन कभी कम होने लगता है। ये फेज की महत्वता इसलिए है क्योंकि ज्यादातर बच्चे पहले हफ्ते के बाद यानी 7वें से 10वें दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं। तो आमतौर पर देखा गया है कि 7 से 10 दिनों में बच्चे अस्पताल में आते हैं, और अगर इनमें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो ये 18वें दिन में सबसे ज्यादा बच्चे वेंटिलेट होते हैं। इसी प्रकार 22वें दिन में अनफॉर्चुनेटली अगर मृत्यु होती है तो ये उसी दिनों के आसपास होती है। जी डॉक्टर माला, आपके बताए अनुसार जो पहला फेज है यानी कि बच्चों के संक्रमित होने का जो 5 दिन होते हैं शुरू में, क्या इस समय पर ही बहुत ज्यादा सावधानी रख ली जाए, या जो मेडिसिन है उसको ध्यान में रखा जाए, या क्या ऐसी सावधानी रखी जाए कि बच्चा सेकंड और थर्ड फेज में जाने से पहले ही रिकवर हो जाए या फिर वो ठीक होने लगे? जी, आपका ये सवाल बहुत ही उचित है, क्योंकि नॉर्मली इम्पोर्टेंस इन फेजों की तभी होगी जब हम बच्चे को बचा पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए यह है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर हमारा रैट या आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गया और हमें मालूम है कि अगर हम डे 0 सिम्टम के पहले दिन, जिस दिन पहला सिम्टम आया, चाहे सरदर्द हुआ या बुखार आया या गले में खराश या सर्दी खांसी, अगर हम डे 0 में माने तो डे 0 से ही हम बच्चे को आइसोलेट कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहेगा। और दूसरा स्टेप, बच्चे के खान पान में हम उचित ध्यान रखें। बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर्स, हम आमतौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो कि इस वायरस के खिलाफ काम कर सके, लेकिन हम बच्चे को अच्छी प्रकार से देख रेख करके, बच्चे को रेस्ट देकर और बच्चे को दूसरे परिवार के मेंबर से अलग रख के, पर एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो बच्चे की नियमित रूप से केयर कर सके। और बच्चे के स्पेशली खान पान में, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चे को तरल पदार्थ, लिक्विड, नींबू का जूस या नारियल पानी, दाल का पानी, ORS का घोल, ये जितना बच्चा पीना चाहे उस मात्रा में देते रहे। इसी प्रकार हम हल्दी का या दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे को खाने में प्रोटीन की मात्रा, जो कि नॉर्मल दाल, अंडा, सोयाबीन या हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखने की खास आवश्यकता है। डॉक्टर माला, दूसरा जो फेज है, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें ही अगर बच्चा को संभाल लिया जाता है तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ये जो फेज होता है लंग्स में जाने का, यानी कि निमोनिया का, ज्यादातर हमने देखा है कि जब मौसम बदलता है तो छोटे बच्चों को वैसे ही सर्दी खांसी होती है, छींक होती है, और निमोनिया की शिकायत छोटे बच्चों में ज्यादातर देखने को मिली है। माता पिता यहाँ पर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो निमोनिया है ये खतरनाक हो सकता है, कोरोना की वजह से गंभीर हो सकता है। यहाँ पर एज ए शिशु रोग विशेषज्ञ आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सावधानी रखने की जरूरत है? जी, जैसा आपने पूछा कि जो सेकेंड फेज या पल्मोनरी फेज है उसका इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण फेज है ये, क्योंकि लगभग 90% बच्चे 5वें 6वें दिन से
यानी डे 0 में अगर सिम्टम स्टार्ट हुआ है तो 5वें-6वें दिन से ये रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कुछ 10% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पल्मोनरी फेज की तरफ प्रोग्रेस करें। इसीलिए 5 से 7 दिनों का जो फेज है फ्रॉम सिम्टम ऑनसेट, ये हमको खास मॉनिटरिंग का फेज है, जब हमको राइट टाइम पे दवाइयां स्टार्ट करने की आवश्यकता हो सकती है और बच्चा इंप्रूव होगा या बच्चे को ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी या श्वास में कोई तकलीफ आने लगेगी या दूसरे सिम्टम्स बढ़ेंगे या बुखार लगातार चलता रहेगा, इस चीज की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 7 से 10 दिन में मेजर बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो जैसे ही बच्चा के बुखार का उतरना नहीं हो रहा है या हमको लग रहा है कि श्वास की दिक्कत है, तो हम उस समय अस्पताल में बेड स्टार्ट करने या हॉस्पिटलाइज करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने पूछा कि कॉमनली बच्चों में निमोनिया एक आम बात है, तो अभी जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है, ये महामारी चल रही है, ऐसे में इस महामारी को अनदेखा करना या इसके लक्षणों को नहीं पहचान पाना हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी लगभग जब हमें मालूम है कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका है और लगभग हमारे सभी परिवारों में या तो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं या तो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ऐसे में किसी भी लक्षण का आना, चाहे बुखार होना, पेट में दर्द होना, कई बच्चों को लूज मोशन होता है या उल्टी जैसा उनको लगता है, या तो फिर सर्दी खांसी होना या श्वास का तेज रहना या सिर दर्द, बदन दर्द, चक्कर आना, इनमें से कोई भी एक लक्षण, ये आवश्यक नहीं कि यह बुखार के साथ ही हो, किसी भी लक्षण आने से हमें सतर्क जरूर होना है। और सतर्क होने के साथ साथ ही सबसे पहले हमें RT-PCR की जांच करवानी है। RT-PCR का अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आने की देरी है वो लगभग 3 से 4 दिन की हो चुकी है, क्योंकि हमारे लैब भी ऑलरेडी पेशेंट से रिपोर्ट प्रोसेस करने में ओवरबर्डन है। तो हमें जितने जल्दी हो सके अपने बच्चे का जांच करवाना इसलिए आवश्यक है ताकि हम बच्चे का सही उपचार रिपोर्ट आने के बाद में तुरंत स्टार्ट कर सके। जब हम बच्चे को अस्पताल में भेजें उस समय दोबारा से ये जांच करवाने के लिए हमें वेट ना करना पड़े, और जो हमने पहले जांच करवाई होगी RT-PCR, अगर वो पॉजिटिव है तो सही टाइम पे बच्चे का इलाज शुरू हो सके। डॉक्टर बाला, जैसा कि आपने लक्षणों के लिए कहा, ये जो लक्षण आपने बताया वो वही लक्षण है जो बड़ों में भी आ रहे हैं। कोरोना का जो लक्षण है, जो सिम्टम है, वो सब में समान हो रहा है। ऐसे में पेरेंट्स के सामने चुनौती है कि जो मेडिसिन कोरोना पेशेंट को दी जा रही है, क्या वही मेडिसिन बच्चों को भी दे दी जाए? क्या वही प्रोटोकॉल उनका भी होता है, या एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट आप बताती हैं कि उनके लिए कुछ अलग मेडिसिन होती है जो कि बिना डॉक्टर सलाह के नहीं देनी चाहिए? जी, ये हमारे रिसर्च से सबसे पहले WHO ने गाइडलाइंस दिए हैं, उसके बाद हमारे एम्स जो संसाधन है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का उच्चतम संस्थान है, इन्होंने भी गाइडलाइंस जारी किए हैं, और इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इनके भी गाइडलाइंस जारी हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों में ऐसी कोई भी दवाई बिना परामर्श के नहीं देना है, क्योंकि बच्चों में लिवर यानी हमारी जो हेपाटिक सिस्टम है और किडनी, ये इमैच्योर होती है। तो बिना शिशु रोग के परामर्श के ऑफ कोर्स ये दवाई न स्टार्ट करें। और अगर हमारे पीडियाट्रिशियन या शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चे को पल्मोनरी फेज में या तो फिर रामडेसिविर या तो डेक्सामेथासोन की आवश्यकता है, तो वो स्टार्ट करने में हमें देरी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी बच्चा RT-PCR पॉजिटिव होने के बाद में होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि हम सेल्फ ट्रीटमेंट करें, इसका मतलब ये है कि हम किसी शिशु रोग विशेषज्ञ की स्क्रूटिनी या उनके सुपरविजन या ऑब्जर्वेशन में रहें, टाइम टाइम से उनसे परामर्श करें और सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग करें। और अगर हमको कोई भी गंभीरता के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। बिल्कुल। डॉक्टर माला, चूंकि जैसा आपने भी कहा कि आज हर
तीसरे से चौथा व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुका है, किसी के परिवार में संक्रमण है तो कोई क्लोज कांटेक्ट में है। ऐसे में बच्चे भी खतरे के अंदर है। जांच को लेकर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि बहुत छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। बड़ों को ही आइसोलेशन में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को आइसोलेशन में रखना कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि खासकर माँ के लिए उसको देखभाल भी करनी है, खाना भी खिलाना है और वो जो अकेलापन है उससे भी उसको बचाना है। तो ऐसे में घर पर रहकर आइसोलेशन और क्या सावधानी माता के लिए भी और बच्चों का भी मॉरल डाउन ना हो उस लिहाज से कैसे करें? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली होता यह है कि बच्चे जब भी प्रभावित होते हैं तो उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं। तो ये हमारे आईएपी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक गाइडलाइंस में क्लियरली इंडिकेटेड है कि हमारे बच्चे अगर संक्रमित हो तो उन्हें बुजुर्गों के पास ना छोड़ें, क्योंकि बुजुर्ग जो है कोविड के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। और दूसरी बात जो है, बच्चे को माता से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। तो शिशु माता का जो बॉन्ड होता है या शिशु पिता का बॉन्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है। जो खान पान में ध्यान रखना है और दवाइयां लेनी है, इसके अलावा मानसिक या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी शिशु के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल के अलावा अब इस बीमारी ने हमारे नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस या मूड स्विंग्स पर भी टॉल ले लिया है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि कभी भी इस पूरे प्रोसेस में हिम्मत न हारे, बच्चे की मानसिक जरूरतों को समझे, बच्चे को क्वालिटी टाइम दे और बच्चे का जो डिमांड है, बच्चे भी अपने मन की जो चीजें हैं वो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। अगर बच्चा डिप्रेस मूड में है तो या तो वो बहुत ज्यादा सोएगा, डिप्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा खेल और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। जैसा हम सबको मालूम है, अभी स्कूलों का भी लॉकडाउन है और इस प्रकार पेरेंट्स और शिशुओं पे, स्पेशली जो हमारे एडोलेसेंट एज के बच्चे हैं, उन पे स्कूल का भी दबाव है, अपने करियर का भी दबाव है। तो हमें सब्र रखना है, हमें पॉजिटिविटी रखनी है, हमें अफर्मेशंस रखना है। इसके लिए हम एक सुबह से नियमित दिनचर्या बच्चे की फॉलो कर सकते हैं। बच्चे को सेल्फ अफर्मेटिव मेडिटेशन करवा सकते हैं, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ेगा। और बच्चे ज्यादातर रोल मॉडल पेरेंट्स से सीखते हैं, तो हमारे जो रोल मॉडल्स रहते हैं वो पेरेंट्स रहते हैं। अगर पेरेंट्स संयम बरतें, हिम्मत रखें और बच्चों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें तो ये टाइम भी आसानी से काटा जा सकता है बैलेंस के हिसाब से। जी डॉक्टर माला, खान पान को लेकर भी मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि निमोनिया है, सर्दी खांसी है और बुखार है, ऐसे में छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने बोला कि नींबू का शरबत है या नारियल पानी है या दूसरे फ्रूट्स हैं, इसको लेकर भी कई बार जानकारी नहीं होती कि नारियल पानी क्या बच्चों के लिए ठंडा करेगा या जो नींबू का शरबत है क्या ये बच्चों की सर्दी खांसी को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे लगता है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और देनी चाहिए। जरूर। जैसे 5 उम्र से हम नॉर्मली खान पान को 5 वर्ष की उम्र से बड़ा और छोटे में डिवाइड कर सकते हैं। 5 वर्ष की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं वो नॉर्मली समझते हैं और उनकी जरूरतें बड़ों के हिसाब से कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब हम सुबह उठें, इन बच्चों को हम नॉर्मली हल्का गर्म पानी जरूर दे सकते हैं। इसी के साथ में हम बच्चों को गार्गल्स करने के लिए कह सकते हैं। गार्गल्स हम बीटाडीन से कर सकते हैं या नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। इससे जो हमारे थ्रोट में कोलोनाइजेशन हो रही है वायरस की, वो इस एंटीसेप्टिक से हम खत्म कर सकते हैं। और जैसा आपने पूछा खान पान, तो विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं, ये नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। तो विटामिन सी हमारे नींबू में या सिट्रस फ्रूट्स में अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती है। इसी प्रकार नारियल पानी आपने कहा, उसमें वो पोटेशियम रिच होती है। तो चाहे नींबू शरबत और नारियल पानी, ये ऐसा ठंडा गर्म से बहुत ज्यादा अभी चिंता ना करें।
अभी वैसे भी गर्मी आ रही है और बच्चों की जो लिक्विड की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती है जी। सो ये हम डाइट में ले सकते हैं। इसी बिल्कुल। प्रकार हम दूध में हल्दी वगैरह डाल के भी बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल, तो खुद से ही कोई भ्रम ना पालें और जो जरूरत है बच्चों को वो दें। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर माला ने कही कि बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनको मोटिवेट करें और पॉजिटिव रहें ताकि बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो। थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत कोरोना काल में ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर माला जानकारी के लिए।